बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट तो विभाजन कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत यह संघीय व्यवस्था को संचालित करता है। लेकिन साथ साथ अपन ये भी जानते हैं कि केंद्र राज्य संबंध संघीय शासन व्यवस्था का जिस प्रकार से संचालन करते हैं, उसमें 3 प्रकार के संबंध स्थापित किए गए हैं। मैंने आपको पहला संबंध बताया था कि केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध किस प्रकार थे, अर्थात विधेयकों के क्षेत्र में केंद्र सरकार के पास में कितनी शक्तियां मौजूद हैं, राज्य सरकार के पास में कितनी शक्तियां मौजूद हैं और संवर्ती सूची के तहत कितनी यानी कि शक्तियां मौजूद हैं। जैसे कि 97 विषय केंद्र सरकार के पक्ष में है, 66 विषय आपके यानी राज्य सूची के विषय में दे रखे हैं, 47 विषय आपके इस प्रकार से निर्धारित किए। तो सामान्यतः अब अपन ये कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में केंद्र और राज्यों के मध्य जिस प्रकार से वित्तीय संबंध पाए जाते हैं, कुछ प्रशासनिक संबंध भी निर्धारित किए गए हैं। सामान्यतः अपन ये बताते हैं कि प्रशासनिक संबंधों में विशेष तौर से प्रशासन के कार्य या तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और राज्य सरकार को उसकी अनुपालना की जाती हो, या केंद्र सरकार किसी भी प्रकार से आदेश जारी करने का अधिकार रखती हो, राज्य सरकारों को उनको मानना पड़ता है। तो सामान्यतः अपन यह कह सकते हैं कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य प्रशासनिक संबंध पाए जाते हैं। इसमें कुछ विवादास्पद विषय भी हैं जो केंद्र और राज्य की शक्तियों में टकराहट की स्थिति पैदा करते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए कि केंद्र और राज्यों के मध्य किस प्रकार से संबंध निर्धारित हैं। तो पहले देखिए कि राज्यों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है और किस प्रकार से राज्यों को आदेश जारी करने का अधिकार रखती है। जैसे देखिए, राज्य सरकारों के निर्देश, यह भारत शासन अधिनियम 1935 का था, उसको आधार मानकर संविधान को में उसको जगह प्रदान की गई है। और इसी आधार पर अपने कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयकों की अनुपालना राज्य विधानमंडलों को और राज्य सरकारों को अति आवश्यक होती है और राज्य सरकारें इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। इसी प्रकार से देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 257 के तहत संचार साधन जो केंद्र के द्वारा राज्यों पर भी यानी कि इनका विकास किया जाता है, और दूसरी तरफ यानी कि सड़क मार्ग, इनकी देखभाल करने का कार्य राज्य सरकारों का होता है और इसकी सुरक्षा की गारंटी भी राज्यों को प्रदान की जाती है। चाहे इनका विकास या मान्यता या निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया हो, लेकिन फिर भी राज्यों को इनकी सुरक्षा के आदेश करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि राज्य सरकारों को संघीय कृत्य भी सौंपे जाते हैं, यानी संघ सरकार के द्वारा राज्यों को कुछ ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं जो राज्यों को करने पड़ते हैं। जैसे कि अपन ये मानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ अधिकारियों को राज्यों में नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 258 के तहत जिन अधिकारियों की नियुक्ति राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य हो या अन्य प्रकार के सदस्य हो, जैसे IAS हो, IFS हो, इत्यादि, इनकी नियुक्ति अगर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है तो इनका वेतन राज्य सरकारों को वहन करना पड़ता है। यह आदेशित किया जाता है और संघ सरकार इसको मान्यता इसी आधार पर देता है और इसी आधार पर नियुक्त करता है कि राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वह उनको वेतन प्रदान करे। इसके बाद देखिए, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं अपन अलग से ही मानते हैं। सामान्यतः 2 प्रकार की केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं। एक तो होती है यानी केंद्रीय उच्च अधिकारियों की नियुक्ति जो केवल सचिवालयों में कार्य करते हैं। दूसरी तरफ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, जिसमें IAS हैं, IFS हैं, ICS हैं या IPS हैं इत्यादि। देखिए, इनकी नियुक्ति राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत यानी की जाती है और यह राज्यसभा के प्रतिवेदन पर संभव होता है। नई जो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया जाता है वह राज्यसभा के बहुमत के आधार पर ही संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत इन्हें प्रदान की जाती है। लेकिन इनकी नियुक्ति राज्यों में
प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में की जाती हैं। इसके बाद देखिए कि सहायता अनुदान। आपको ये बताया था कि वित्तीय संबंधों के तहत कि कुछ शक्तियाँ राज्यों को दी गई हैं जो वित्त का आधार होती हैं और कुछ शक्तियाँ वित्त के आधार केंद्र के पास में होती हैं। लेकिन राज्यों की स्थिति हमेशा वित्तीय क्षेत्रों में कमज़ोर रहती है और इसी कारण ये माना जाता है कि राज्य सरकारें हमेशा ही केंद्र की आर्थिक सहायता पर निर्भर रहती है और केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को उनकी परिस्थितियों के अनुरूप, उनकी जनसंख्या के अनुरूप या उनके कार्यों के अनुरूप सहायता अनुदान प्रदान करता है और इसी आधार पर कोई भी राज्य इससे अतिरिक्त मांग करने का अधिकार नहीं रखता और केंद्र सरकार सुविधा अनुरूप इन्हें सहायता अनुदान यानी प्रदान करता है। इसके तहत आपातकालीन संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जब किसी क्षेत्र विशेष या संपूर्ण राष्ट्र पर बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह के आधार पर जब आपातकाल की घोषणा करता है तो ऐसी समय पर केंद्र सरकार किसी भी राज्य को या सभी राज्यों को किसी प्रकार से आदेशित करने या नए कोई अधिसूचना जारी करने या उसे नियंत्रित करने के लिए अपन किसी भी प्रकार के जो आदेश केंद्र सरकार से प्राप्त होते हैं उन्हें उनकी अनुपालना यानी करनी होती है। ये तो आपके ये हैं कि राज्यों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता है। इसके बाद देखिए कि केंद्र और राज्यों के मध्य कुछ मतभेद यानी कि सामने आए और उनके निवारण के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए थे। जैसे अपन ये मानते हैं कि अभिलेख, संघीय क्रियाएं, न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता केंद्र सरकार जो राज्य कर देती है उसको मान्यता भी प्रदान कर देता है और यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 261 के तहत की गई है। इसके बाद देखिए कि अंतर्राज्यीय नदी हो, दो राज्यों के मध्य जल के बंटवारे का कोई प्रश्न हो तो इस विवादों का निपटारा जब राज्य केंद्र सरकार को सौंपते हैं कि किसी प्रकार से आप इसका समाधान कीजिए तो संघ सरकार हम संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत इसका निवारण करता है और दो राज्यों के मध्य आपसी सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखता है। तो ये कुछ ऐसे विवाद जैसे अपन मानते हैं कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद हो या केंद्र सरकार उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा देखिए कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना यानी कि की गई है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री एक प्रकार से उसकी अध्यक्षता करता है। राज्यों की समस्याओं को यानी सुनने के लिए या केंद्र के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना के लिए इस परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। सामान्यतः यह है केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्य बनाए रखने वाली वह संस्था है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र की समस्याओं को केंद्र सरकार से अवगत कराता है और केंद्र सरकार उन्हीं के अनुसार यानी किसी प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता रखती है और उसी के अनुसार कार्य करने पर विचार करती है। इसके बाद देखिए क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भी किया जाता है। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य ही परिषदों का निर्माण किया जाता है। कुछ परिषदें ऐसी होती हैं जिसमें क्षेत्रीय सदस्यों को भी महत्व दिया जाता है। सामान्यतः जैसे अपन ये मानते हैं कि लोक लेखा समिति जो वित्तीय क्षेत्र में कार्य करती है उसमें केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकसभा के 22 सदस्य लिए जाते हैं यानी 15 सदस्य लिए जाते हैं और राज्यसभा के जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है उससे 7 सदस्य लिए जाते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भी यानी कि करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा देखिए कि अंतर्राज्यीय व्यापार यानी एक राज्य से किसी भी चीज़ का आयात करने दूसरे राज्य से उसका निर्यात करने इसकी स्वीकृति यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा यानी आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कर दिया जाता है और केंद्र सरकार किसी भी प्रकार से इसमें कोई प्रावधान या किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं करता। यह भी केंद्र सरकार का वह कार्य है जिसमें आपस में केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव की स्थिति नहीं बनी रहे और दोनों के मध्य सामंजस्य बना रहे। इसके बाद देखिए कि निर्वाचन प्रणाली
जैसे राज्यों की कोई निर्वाचन के कार्य हो तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित कर दिया जाता है, और केंद्र के लिए अगर कोई होता है तो संघ निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी जाती है। तो केंद्र सरकार राज्यों के स्थानीय स्वशासन में अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, और विशेष तौर से ये देखा जाता है कि उन्हें कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान कर दी है, जो केंद्र राज्यों के मतभेदों का एक प्रकार से निवारण माना जाता है, जैसे कि लेखा परीक्षण इत्यादि। राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। हालांकि यह एक प्रकार से निवारण करने के लिए। अब समस्या ऐसी होती है कि सब कुछ अलग अलग होते हुए केंद्र सरकार सहयोग भी प्रदान करता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य इन प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, और वो विवाद इसलिए माने जाते हैं क्योंकि राज्य सरकार हमेशा ये मानती है कि हमें प्रशासनिक क्षेत्र में अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, और उन सारे अधिकारों पर केंद्र सरकार का अधिकार है, जबकि राज्य सरकारें उन अधिकारियों को नियुक्ति भी करती है, उनको वेतन भी प्रदान करती है, लेकिन वह उनको सपोर्ट नहीं करते। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी यही मानता है कि राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए हम जिन नौकरशाही व्यवस्था या प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से उनका हस्तक्षेप पाया जाता है, और यही इन दोनों के मध्य विवाद के कुछ बिंदु हैं। जैसे देखिए केंद्र और राज्यों के मध्य विवादास्पद मुद्दे कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए कि राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद राज्य में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होता है, लेकिन फिर भी इसकी दोहरी भूमिका होती है। यह राज्य की कार्यपाल का अध्यक्ष के रूप में तो कार्य करता ही है, लेकिन साथ साथ ही केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। ये ऐसा माना जाता है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता के नाम पर संविधान का अनुच्छेद 256 के तहत किसी राज्य में आपातकाल लागू किया जाता है, तो उस स्थिति में ये माना जाता है कि केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, और यही कारण है कि दोनों के मध्य टकराव की स्थिति बनी हुई है। दूसरा है आपका नौकरशाही व्यवस्था। नौकरशाही व्यवस्था से तात्पर्य होता है कि राज्यों में कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारी जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है इत्यादि जो व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, और पूर्ण रूप से वह राज्यों में कार्य करते हैं। राज्य सरकारें हमेशा ये चाहती हैं कि अगर ये राज्यों में कार्य करते हैं तो इसका नियंत्रण राज्यों पर होना चाहिए, लेकिन इन पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, और ये सीधे ही केंद्र के अधीन कार्य करते हैं। तो राज्य और केंद्र के मध्य यह भी एक विवादास्पद विषय माना जाता है कि जहाँ पर ये कार्य करते हैं तो उसी के नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये प्रशासनिक अधिकारी केंद्र की भूमिका ज़्यादा निभाते हैं और राज्यों के आदेशों की अवहेलना करते हैं। इसके बाद देखिए कि कानूनी क्षेत्र में संघ के निर्देश, यानी कानून व्यवस्था को अगर देखा जाए तो राज्य अपनी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र राज्यों में भी यानी होता है, और राज्यों की ही होती है ये व्यवस्था। लेकिन फिर भी ऐसे कानून व्यवस्था में ज़्यादातर केंद्र का हस्तक्षेप होता है, जिससे कि राज्य अपने आप को हीन स्थिति महसूस करता है और यह मानता है कि राज्यों का अस्तित्व खत्म हो गया है। राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए इस कानूनी क्षेत्र में केंद्र को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। यह भी एक विवाद का मुद्दा है। इसके बाद है देखिए आर्थिक नियोजन। आर्थिक क्षेत्र में अपन ये देखते हैं कि राज्य सरकारों के पास में आय के ज़्यादा स्रोत नहीं हैं, और केंद्र सरकार के पास में सारे आय के स्रोत हैं। राज्यों में आने वाली आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार हमेशा ही केंद्र की ओर देखती रहती हैं, और केंद्र सरकार उसे कितना प्रदान कर देंगे ये निर्धारित नहीं होता। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि राज्य पूर्ण रूप से आर्थिक क्षेत्र में केंद्र पर निर्भर होता है, और राज्य ये चाहता है कि उन्हें भी कुछ आर्थिक क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण विषय दिए जाने चाहिए, जिससे कि आपातकालीन परिस्थितियों में वह उससे निपट सके और केंद्र की ओर हमेशा झोली नहीं फैलानी पड़े। और इसी आधार पर ये सारे जो विषय हैं वो केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक क्षेत्र में वे विषय हैं जो विवाद उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध कैसे हैं। धन्यवाद।